हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचके टेकिंग में। तो दोस्तों, आज के इस अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 के हिस्ट्री के पार्ट 7 के, जो कि नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसके साथ हम क्विज़ खेलने वाले हैं। इसके जो जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको हम एकदम मजाक के वे में समझने वाले हैं और उनको हल करने वाले हैं, जिससे वो आपके दिमाग में सेट हो जाए और परीक्षा के समय आप उनका आंसर सबसे पहले लिखें। और ये प्रश्न है एकदम 15, एकदम सटीक उत्तर है इनके। आपको कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब एक साथ समझाने वाला हूँ मैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी यूरोप के विद्या के केंद्र कौन कौन से थे। इस सवाल में कहा गया है कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप के विद्या के केंद्र, यानी जहाँ पे शिक्षा ग्रहण की जाती थी, लोग वहाँ के शिक्षा ग्रहण करते थे, वो जगह कौन सी थी। ऑप्शन ए है फ्लोरेंस और वेनिस, ऑप्शन बी है वेनिस और ऑप्शन सी है जिनेवा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्लोरेंस और वेनिस। ये दो ऐसे राज्य थे, या कह सकते हैं हम कि ये दो ऐसे नगर थे जो कि जहाँ पे लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारा, 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है। यानी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें उसकी जो हमारी जानकारी मिल रही है हमें, ये सब कि भाई दो राज्य थे, वो मतलब वहाँ पे ज्ञान के केंद्र थे या विद्या के केंद्र थे, जो भी है वो हम ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए है भवन मुद्रित पुस्तकों, ऑप्शन बी है मूर्तियों, ऑप्शन सी है चित्रों और ऑप्शन डी है इन सभी में। ठीक है, तो भवन मुद्रित पुस्तकों यानी छपी हुई पुस्तकें, और मूर्तियाँ जहाँ से हम प्राप्त होती है उनसे हम पता लगाते हैं कि ये मूर्ति कितने पुरानी है। ठीक है, इसी तरह से चित्रों में भी अलग अलग तरह के चित्र भी पाए जाते हैं। तो कुल मिला के बात अगर करें तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि तीनों चीज़ें हमारी है कि भवन से भी हमें प्राप्त होती है, ये हमारे इतिहास की जानकारी के स्रोत है, भवन, मुद्रित पुस्तकें, मूर्तियाँ और चित्र। इसी तरह से हम प्रश्न नंबर 3 के ऊपर आते हैं, जो कि है रेनेसा शब्द का प्रयोग कब हुआ। रेनेसा शब्द क्या है, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, रेनेसा शब्द का प्रयोग कब हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 14वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 5वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 19वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है 19वीं शताब्दी। और 19वीं शताब्दी में क्या है, रेनेसा शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रेनेसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पर सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव में भी इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, यानी इस सवाल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो रेनेसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है पुनर्जन्म, ऑप्शन बी है पुनर्जागरण, ऑप्शन सी है उन्नति, ऑप्शन डी है विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुनर्जन्म। अब कोई कहेगा भाई ये इसका आंसर पुनर्जागरण है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेनेसा शब्द का शाब्दिक अर्थ तो पुनर्जन्म है और जो इसका हिंदी अर्थ है वो है पुनर्जागरण। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, रेनेसा शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म और इसका हिंदी अर्थ है पुनर्जागरण। इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं, जो कि है बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक कब लिखी। अब आप कहोगे ये बर्कहार्ट कौन है। ये बर्कहार्ट है उस ज़माने के, मतलब स्विट्ज़रलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार है। इनका पूरा नाम है जैकब बर्कहार्ट। ठीक है, तो इन्होंने एक किताब लिखी, कौन सी किताब लिखी, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। तो ये हमें ये पूछा जा रहा है कि ये किताब कब लिखी गई। तो ऑप्शन ए है 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1847 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1860 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1850 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इसी तरह से हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला और दूसरा नाम किसका है, ये हमें बताना है क्रमानुसार। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास वेनिस और जेनेवा, ऑप्शन बी है जिनेवा और वेनिस, ऑप्शन सी है फ्लोरेंस व वेनिस और ऑप्शन डी है हमारे पास जिनेवा और फ्लोरेंस। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए है, क्योंकि पहला तो हमारा जो जीवन शहरों में पहला स्थान है वो है वेनिस का और दूसरा स्थान है हमारा जिनेवा का। इसी तरह से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में
किन दो लोगों का बड़ा हाथ था? तो ऑप्शन ए है अलिघ-हियरी जोटो और ऑप्शन बी है प्लेटो व अरस्तु, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलिघ-हियरी जोटो, जो कि किसकी प्रसिद्धि में? फ्लोरेंस की प्रसिद्धि। फ्लोरेंस है क्या? फ्लोरेंस एक नगर है, ठीक है। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि के किन दो लोगों का बड़ा हाथ? ये दो लोग हैं, एक है अलिघ-हियरी और एक है जोटो। इन दोनों का फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में बड़ा हाथ था। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है डोनातल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कब कायम की? तो ऑप्शन ए है हमारा 1415, ऑप्शन बी है हमारा 1416 और ऑप्शन सी है 1417, ऑप्शन डी है 1418। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1416, ठीक है। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया, ठीक है। तो ये निर्माण किया, ये कब हुआ? ठीक है। तो पहला है ऑप्शन इसका 1801 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1705 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1450 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1455 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1455 ईस्वी में, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट करें, और अगर आपको इनके आंसर पता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, वरना हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इन्हीं अभी जो अपन ने ये छापे खाने की बात की है ना, ये छापे खाने में किताबें छपा करती थी, ठीक है, जर्मन में, ठीक है। तो ये जो छापे खाने हैं इन्हीं की बात है, रिलेटेड है अगला क्वेश्चन। इन्हीं की कार्यशाला में बाइबल की कितनी प्रतियां छपी? यानी बाइबल भी इन्हीं की कार्यशाला में छपी गई थी। जो बाइबल किताब है ईसाइयों की, वो भी इसी छापे खाने में छपी गई थी। इनकी 100 कितनी किताबें छपी गई थी, तो हमें देखना है। तो ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 150 और ऑप्शन डी है 200। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 150 प्रतियां छपी गई थी, जो कि जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग के छापे खाने में छपी गई थी। ये क्या थी? अपने बाइबल की प्रतियां थी, ठीक है। इसी तरह से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की थी? इग्नेशियस लोयोला एक व्यक्ति था जिसने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की थी। अब हमें यह बताना है कि यह कब की गई थी। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 1500 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1600 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1650 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1540 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट कर सकते हैं, वरना मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में क्या हुआ था? इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की थी। कब की थी? 1540 में। अगला सवाल है हमारा, जर्मनी में किसान विद्रोह कब हुआ था? जर्मनी में किसान विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। मैं फटाफट से बता देता हूँ, आपका वक्त ज़ाया ना हो, ठीक है, इसीलिए। बाकी आपके सामने ऑप्शन भी है। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है हमारा 1650 और ऑप्शन बी है 1306, ऑप्शन सी है 1701 और ऑप्शन डी है 1673। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1673 में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है हमारा, लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन में अनुवाद हुआ था, ये कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है हमारे पास 1520, ऑप्शन बी है 1522, ऑप्शन सी है 1515 और ऑप्शन डी है 1507। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1522 में लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन में अनुवाद हुआ था। तो अगला सवाल है हमारा, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचे थे? तो ऑप्शन ए है हमारे पास 1506, ऑप्शन बी है 1605, ऑप्शन सी है 1492 और ऑप्शन डी है 1495। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1492। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।